दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक ऐसी रोमांटिक कोरियन ड्रामा है जो आज के टाइम पास वाले जमाने में आपको सच्चे प्यार का मतलब सिखाएगी। एक ऐसा प्यार जो कभी नहीं मरता, फिर चाहे उन दोनों में से कोई एक जुदा ही क्यों ना हो जाए। उल्टा ये भावुक कर देने वाली कहानी आपको सच्चे प्यार के साथ जीना सिखाएगी। मूवी का नाम है विंडस्ट्रक और इसके डायरेक्टर हैं क्वैक जाई योंग और IMDb रेटिंग है 7.1। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत क्यूंग जिंग नाम की एक लड़की से होती है जो कई मंजिला ऊपर इमारत से आत्महत्या करने के लिए नीचे कूदती है। वो धीरे धीरे नीचे जा रही होती है और पीछे से एक लड़के की आवाज आ रही थी जो बताता है उसका नाम क्यूंग जिन है। उसमें कुछ खास है, वो हर लड़की की तरह नहीं है, वो काफी अलग है। हर किसी का सपना होता है कि वो अपने प्यार के साथ घूमे, समय बिताए और दुनिया के हसीन लम्हों को यादों के गुलदस्ते में कैद करे। और कुछ इसी तरह मैं भी गया था। पर इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मैं इस खूबसूरत लड़की से आखिर मिला कैसे। जिसके बाद स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है और हम सड़क किनारे एक चोर को देखते हैं जो किसी लड़की का बैग लेकर भाग रहा होता है। एक लड़का चोर को दबोचने के लिए उसके पीछे भाग रहा होता है और इस लड़के का नाम म्यूंग वू होता है। तभी वहाँ क्यूंग जिन भी खड़ी रहती है और वो चोर की जगह गलती से म्यूंग वू को ही चोर समझकर पकड़ लेती है और उसे थाने में लेकर जाती है। यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि क्यूंग जिन एक पुलिस ऑफिसर है। यहाँ म्यूंग वू क्यूंग जिन को बोलता है कि असली चोर मैं नहीं, असली चोर तो उसके आगे ब्लू शर्ट में घूम रहा था। मैं तो एक गर्ल्स कॉलेज में फिजिक्स का टीचर हूँ, ये सब चोरी वोरी उसके बस की बात नहीं। हाँ, मैं तुम्हें चोर का स्केच बनाकर दे सकता हूँ। जिसके बाद वो चोर की तस्वीर बनाकर पुलिस वालों को दे देता है और पुलिस स्टेशन से अलविदा कह देता है। और जैसे ही थोड़ा आगे जाता है उसे एक बैग पड़ा हुआ मिलता है। ये वही बैग था जो वो चोर चोरी करके भागा था। वो जैसे ही उस बैग को उठाता है तभी बदकिस्मती से वहाँ क्यूंग जिन आ जाती है और उसे लगता है कि यही चोर है क्योंकि उसी के हाथ में वो चोरी का बैग था। क्यूंग जिन बिना एक शब्द सुने म्यूंग वू को मारते पीटते थाने लाती है। पर जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि पुलिस वालों ने उस स्केच के जरिए असली चोर को पकड़ लिया था। इस पर म्यूंग वू उसे सॉरी के लिए कहता है, लेकिन क्यूंग जिन अपनी गलती के लिए माफी मांगना तो छोड़िए, ऐसे ही वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन म्यूंग वू पुलिस स्टेशन पर वॉलंटियर बनने के लिए आता है, लेकिन सभी पुलिस ऑफिसर पहले से ही अपनी ड्यूटी पर जा चुके थे। बस केवल वहाँ क्यूंग जिन ही बची थी, इसलिए अब उसे उसी के साथ ही जाना पड़ा। क्यूंग जिन एक बहुत ही निडर और साहसी पुलिस ऑफिसर थी। वो म्यूंग वू को लेकर पेट्रोलिंग पर निकलती है और रास्ते में कुछ लड़के बियर के कैन को इधर उधर फेंक रहे थे। जिससे पहले तो क्यूंग जिन उन्हें मना करती है, लेकिन जब वो नहीं मानते तो उनके बीच झमेला हो जाता है और क्यूंग जिन उनकी खूब पिटाई करती है। क्यूंग जिन का ऐसा रौद्र रूप देखकर म्यूंग वू अब उसके साथ वॉलंटियर नहीं करना चाहता था। वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन क्यूंग जिन उसके हाथों में एक हथकड़ी बांध देती है ताकि वो चाहकर भी कहीं ना जा सके। ऐसे आगे चलकर वो दोबारा कुछ इसी तरीके से झमेले में फंस जाते हैं, जिसके कारण हथकड़ी की चाबी क्यूंग जिन से खो गई। अब दोनों ऐसी ही हालत में पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें मालूम पड़ता है कि सभी पुलिस वाले किसी काम के सिलसिले में स्टेशन की सभी हथकड़ी लेकर चले गए हैं, यानी कि अब उनके पास चाबी भी नहीं बची थी। अब दोनों बड़ी बुरी तरह से फंस चुके थे और उन्हें एक दूसरे के साथ ही न जाने कितनी देर तक वहाँ पर रहना पड़ेगा। इतने में पुलिस स्टेशन पर उसी लड़के के पिता आ जाते हैं, जिसे बियर पीने के जुर्म में क्यूंग जिन ने कुछ देर के लिए रोड पर पटक पटक के मारा था। उसके पिता अपने साथ 4-5 बॉडीगार्ड्स भी लाए थे और बिना सोचे समझे क्यूंग जिन पर चिल्लाने लगे, लेकिन ये सब म्यूंग वू को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उस आदमी को सबक सिखाने के लिए एक खूंखार अपराधी की एक्टिंग करने लगा, जिससे उसकी जान पर बनाई। उसने उससे माफी भी मंगवाई। ये सब देख रही क्यूंग जिन एकदम से दंग रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस शख्स से उसकी बनती नहीं थी वो आज उसके बचाव में खड़ा है। ये बात उसके दिल में बैठ गई और दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे पसंद करने लगे। धीरे धीरे उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। कुछ दिनों बाद म्यूंग वू के घर का कुछ जरूरी सामान क्यूंग जिन के पास पहुंचता है, जहां उसे पियानो के ऊपर रखी तस्वीरों में क्यूंग जिन जैसी दिखने वाली एक और लड़की की तस्वीर दिखी और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी जुड़वा बहन थी। क्यूंग जिन उसे बताती है कि हम दोनों बचपन से ही एक जैसे दिखते थे। लोगों को हमें पहचानने में इतनी दिक्कत होती थी कि हमारी माँ ने अलग अलग स्कूल में हमारा दाखिला करवाया। मेरी बहन जो पियानो के ब्लैक कीज की तरह चंचल और मधुर थी, वहीं मैं व्हाइट कीज की तरह बिल्कुल शांत और सादगी से रहना पसंद करती थी। हम
हम दोनों अक्सर अपना अपना किरदार बदल लिया करते थे, यानी कि कभी उसकी जगह मैं एग्जाम्स देती थी या वो कभी मेरी जगह पियानो बजा दिया करती थी। वो सारे काम मैं करती थी जो उसे नहीं पसंद था। और फिर ग्रेजुएशन फोटो खींचने का दिन आया, पर मेरा पियानो कंपटीशन था, तो मैंने अपनी बहन को मेरी ग्रेजुएट फोटो सेशन में जाने के लिए कहा, लेकिन रास्ते में एक सड़क दुर्घटना में वो हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गई। आखिर उसके बाद हम दोनों में से किसी की भी ग्रेजुएशन फोटो नहीं है। उसी का सपना था पुलिस ऑफिसर बनना, जो आज मैं पूरा कर रही हूँ। म्यूंगवू ने पूछा कि क्या तुम अभी भी पियानो बजाती हो? उसने कहा हाँ कभी कभी, लेकिन बिना ब्लैक कीज के, क्योंकि मेरी बहन को उन्हें बजाना पसंद था। इन भारी शब्दों के साथ उसकी आंखें नम हो गई। क्योंजिन को मायूस देखकर म्यूंगवू उसको हंसाने के लिए अपने हाई स्कूल के किस्से सुनाने लगता है। फिर दोनों साथ में पूरे घर को सजाते हैं और म्यूंगवू उसके लिए खाना भी बनाता है। साथ ही साथ वो दोनों खूब मौज मस्ती करते हैं। कुछ दिनों बाद वो दोनों एक डिनर डेट पर जाते हैं, जहां उन्होंने एक दूसरे के लिए तोहफे भी रखे थे, लेकिन इत्तेफाक से वो दोनों एक ही तोहफे लाए थे और ये एक उम्दा नॉवेल थी जिसने म्यूंगवू ने हर पेज पर ड्राइंग की थी, जो कि प्यार करने वालों को दिखाते थे। डिनर डेट के बाद जब वो दोनों बाहर निकलते हैं तो बारिश शुरू हो जाती है, जिसमें दोनों साथ में नहाते हैं। उनके प्यार की गाड़ी ऐसी ही पटरी पर दौड़ रही थी। एक दिन म्यूंगवू एक जीप खरीद कर लाता है और क्योंजिन के साथ एक सुहाने सफर पर निकल जाता है। वो दोनों पहाड़ों की तरफ एक घाटी पर जाते हैं और म्यूंगवू ठंडी हवा के एहसास को लेते हुए कहता है, जरूर पिछले जन्म में मैं हवा था, तभी तो मैं इस हवा की तरह आजाद होना चाहता हूँ, जो जहाँ चाहे वहाँ पलक झपकते ही पहुँच जाए। जब मैं तुम्हारे आसपास ना रहूँ और तुम्हारे चेहरे को हवा छुए तो तुम समझ जाना कि वो मैं हूँ। मरने के बाद मैं फिर से हवा बन जाना चाहता हूँ। वो दोनों वहीं एक गांव के घर में रात गुजारते हैं, जहाँ पर म्यूंगवू लकड़ियाँ काट कर लाता है। क्योंजिन घर पर खाना पका रही होती है। तभी क्योंजिन बोलती है, क्या तुम्हें पता है कि लोग अपनी छोटी उंगली से ही प्रॉमिस क्यों करते हैं? जिस पर वो ना में जवाब देता है। तब क्योंजिन उसे एक बेहद ही सुंदर राजकुमारी की कहानी सुनाती है और बताती है कि राजकुमारी की शादी के लिए पूरे राज्य से 15 राजा आए थे, लेकिन आखिरी में सिर्फ 5 ही बचे। उनमें 5 का राजकुमारी ने टेस्ट लिया, जिसमें उसने अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पीछे छुपा ली और राजकुमारों का काम था अंदाजा लगाना कि वो कौन सी उंगली है। सभी ने गलत जवाब दिया, लेकिन आखिर में एक राजकुमार ने उस छोटी उंगली की तरफ इशारा किया, जिसे हकीकत में राजकुमारी ने छुपा कर रखा था, और फिर दोनों ने शादी कर ली। वो काफी खुश रहा करते थे। उनकी जिंदगी में एक दूसरे का अटूट प्रेम था। लेकिन तभी एक दिन राजकुमार को युद्ध के लिए जाना पड़ता है और वो जाते जाते अपनी छोटी उंगली से राजकुमारी को वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो जिंदा वापस लौट कर आएगा। पर उसे गए काफी दिन बीत चुके थे, लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आया। राजकुमारी के लिए एक एक दिन काटना बेहद मुश्किल हो चुका था। हर कोई मान चुका था कि राजकुमार अब जिंदा नहीं बचे हैं। यहाँ तक कि राजकुमारी को भी धीरे धीरे सभी की बातों पर विश्वास होने लगा था। इतने दिनों बाद भी राजकुमारी बेहद सुंदर थी, इसलिए उनके लिए दोबारा से रिश्ते आने लगे और आखिरकार उन्होंने शादी करने का फैसला किया और फिर अपनी छोटी उंगली को पीछे रखकर उसी तरह सबका इम्तिहान लिया। लेकिन कोई भी राजकुमार सही जवाब नहीं दे पाया। तभी सभा में एक भिखारी आता है जो अपनी सबसे छोटी उंगली उसकी उंगली से मिलाता है। ये देखकर राजकुमारी हक्का बक्का रह जाती है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि वही खोया हुआ राजकुमार था, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है। दोनों पूरी रात साथ में रहते हैं, लेकिन अगले दिन राजकुमार वहाँ से अचानक गायब हो जाता है। हकीकत में वो राजकुमार युद्ध में मर चुका था, पर मरने के 50 दिनों तक आत्मा पृथ्वी पर भटकती रहती है और वो 49वां दिन था, जिस दिन अपना वादा पूरा करने के लिए राजकुमार राजकुमारी से मिलने आया था, जिसके बाद राजकुमारी ने भी अपनी जान दे दी। इस कहानी को सुनने के बाद म्यूंगवू क्योंजिन से पूछता है कि क्या मेरे मर जाने के बाद भी तुम राजकुमारी की तरह मर जाओगी? जिस पर क्योंजिन कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन वापस लौटते वक्त रास्ते से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी डिसबैलेंस होकर खाई से नदी में गिर जाती है। गाड़ी धीरे धीरे नीचे पानी में डूबती जा रही थी। म्यूंगवू को गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल सकता था। वहीं क्योंजिन जख्मी हालत में भी अपने प्यार को मौत के मुंह से बाहर निकाल लाती है और उसके पेट से पानी निकालकर उसे जिंदा बचा लेती है। म्यूंगवू आंखें खोलता है और बोलता है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई? जिस पर वो कहती है कि मुझे उस राजकुमारी की तरह तुम्हारे बाद नहीं मरना है। और फिर वो दोनों अपनी अपनी जिंदगी में वापस लौट आते हैं। एक रोज क्योंजिन को मालूम पड़ता है कि एक बहुत ही खतरनाक अपराधी शिम जेल से भाग गया है और वो उसकी तलाश में अकेले ही निकल पड़ती है। यहाँ उसे मालूम पड़ता है कि वो खूनी किसी बार में है। सीनियर ऑफिसर क्योंजिन को उसका इंतजार करने को कहता है, लेकिन वो नहीं मानती और अकेले ही शिम को दबोचने के लिए निकल पड़ती है। तभी म्यूंगवू उसे कॉल करता है
और बताता है कि वो उसका रेस्टोरेंट में इंतजार कर रहा है, पर क्योंजिन बोलती है कि वो एक मुजरिम के पीछे है, इसलिए अभी नहीं आ सकती। वैसे तो क्योंजिन के लिए अपराधियों के पीछे भागना और उनको दबोचना एक आम बात थी, लेकिन आज ना जाने क्यों म्योंग-वू का दिल गवाही नहीं दे रहा था। उसे उसकी आवाज थोड़ी सी दबी दबी सी लग रही थी, इसलिए वो खुद ही क्योंजिन की मदद करने का फैसला करता है। अपराधी को पकड़ने के चक्कर में वो काफी घायल हो चुकी थी, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं थी और उसको देखते ही गोलियां चलने लगती हैं। पर वो बेचारी ये नहीं जानती थी कि वहाँ पर म्योंग-वू भी आ चुका है। ऐसा समय भी आ जाता है जब एक तरफ म्योंग-वू और उसके कुछ अंडरकवर एजेंट्स अपराधियों पर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन तभी अपराधी के दूसरी तरफ उसे पकड़ने के लिए म्योंग-वू आ जाता है, जिसके कारण उसकी बंदूक से निकली गोली गलती से म्योंग-वू को लग जाती है और वो वहीं पर गिर जाता है। बंदूक से निकली गोली किसी आम जनता को लगने के कारण अंडरकवर एजेंट्स वहाँ से भाग जाते हैं और क्योंजिन अपनी गोद में उसका सर रखकर चिल्ला रही होती है, रो रही होती है। वो 911 पर कॉल करती है, पर उसके सामने उसकी जिंदगी दम तोड़ रही है और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। किसी तरह से उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। ये सुनकर तो क्योंजिन का बुरा हाल हो जाता है। उसकी मौत की जिम्मेदार वो खुद को मानती है और ना जाने कितनी बार खुदकुशी करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार किसी तरह से बच जाती है। म्योंग-वू के जाने के बाद तो मानो उसकी दुनिया ही खत्म हो चुकी थी। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था, इसलिए एक बार फिर आत्महत्या करने के लिए वो बिल्डिंग की ऊंचाई पर खड़ी हो जाती है और कहानी वहीं पर आ जाती है जहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन तेज हवा चलने की वजह से एक बार फिर से वो बच जाती है। उन हवाओं को महसूस करते हुए वो म्योंग-वू को याद करती है और एक कागज के बने प्लेन को अपने सामने से जाते हुए देखती है, जिसे देखकर वो उसके पीछे भागने लगती है। ये कागज का वही टुकड़ा था जिसे फोल्ड करके म्योंग-वू उसके साथ खेला करता था। फिर क्योंजिन कागज की ढेर सारी फाइल्स बनाकर उसे पूरे कमरे में सजा देती है कि जब वो हवा बनकर मेरे कमरे में दाखिल हो तो ये सारे उसके होने का एहसास दिलाएं। वो कैलेंडर के पास जाकर उस तारीख पर निशान लगाती है जिस दिन वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा, यानी कि ठीक 49वें दिन। लेकिन मन ही मन वो फैसला करती है कि वो उसे उससे पहले ही ढूंढ निकालेगी। अब क्योंजिन किसी नए सीनियर ऑफिसर की पार्टनर बनती है और वो ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि वही अंडरकवर एजेंट किम होता है जिसने गलती से म्योंग-वू पर गोली चलाई थी। अब वो रोजाना बीते दिनों के साथ कैलेंडर पर मार्क किया करती थी। वो अपने पियानो के पास जाती है और उसके ऊपर से कवर हटाती है जिसमें सारी ब्लैक कीज अब व्हाइट हो चुकी थी और उस पर म्योंग-वू लिखा हुआ एक खत भी पड़ा था जिसमें लिखा था, मैं तुम्हें हमेशा से पियानो बजाते हुए देखना चाहता था। मैं तुम्हारे अंदर मौजूद शख्स को बड़े ही प्यार से बैठकर निहारना चाहता था। क्योंजिन नम आंखों के साथ उसकी ये ख्वाहिश पूरी करते हुए अपने पियानो को बजाना शुरू करती है और संगीत की निकलती हर मधुर धुन के साथ फफक फफक कर रोती है। एक रोज पेट्रोलिंग करने के दौरान क्योंजिन को इस हत्यारे शिम का सुराग मिलता है जो कुछ रोज पहले जेल से भागा था। शिम का नाम सुनते ही क्योंजिन के सारे पुराने जख्म फिर से उभर आते हैं और किम के लाख मना करने के बावजूद भी वो शिम को आज किसी भी हालत में छोड़ने वाली नहीं थी। एक तरफ किम शिम के पीछे लगा था तो वहीं दूसरी तरफ क्योंजिन भी उसे घेरने की फिराक में थी। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। तभी पार्किंग में एक छोटा सा बच्चा सामने आ जाता है जिसकी जान बचाने के चक्कर में क्योंजिन को गोली लग जाती है, पर शिम भी वहाँ से नहीं भाग पाया और ऑफिसर किम ने उसे वहीं गोलियों से भून दिया। हम देखते हैं कि क्योंजिन अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। किसी तरह से उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। डॉक्टर उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि बिजली के झटके भी देते हैं, लेकिन अब कुछ भी काम नहीं कर रहा था। जो इंसान रोजाना अपनी मौत को बुला रहा था, आज मौत खुद उसके पास चलकर आई थी। उसके लिए इससे अच्छा क्या ही होगा, पर किस्मत से वो फिर से बच जाती है। क्योंजिन दोबारा अपनी ड्यूटी पर लग जाती है। पेट्रोलिंग के दौरान गाड़ी एक सिग्नल पर रुकती है जहाँ पर उसे म्योंग-वू दिखाई देता है। वो दौड़कर उसके पास जाती है और कहती है, तुम ही हो ना म्योंग? तुम जिंदा थे लेकिन तुमने मुझसे ये बात छिपाई। तुम्हें पता है ना तुम मुझसे तेज नहीं भाग सकते, तो आखिर तुम कहाँ छुपकर भाग रहे थे? म्योंग रोते हुए उससे कहता है कि हाँ, मैं तुमसे भाग रहा था लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे इस तरह देखो। और फिर वो बस में बैठकर चला जाता है और उधर हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रही क्योंजिन की धड़कनें फिर से चलने लगती हैं, मानो ये सपना उसे म्योंग ने दिखाया था और जीने की वजह देकर चला गया। डॉक्टर इससे काफी खुश होते हैं। अभी तक कोई दवाई इसलिए कारगर साबित नहीं हो रही थी क्योंकि खुद क्योंजिन जीना नहीं चाहती थी, लेकिन अब वो जीना चाहती है, इसलिए वो धीरे धीरे रिकवर कर रही थी। कुछ समय बाद उसे होश आता है और वो बगल में खड़ी नर्स से पूछती है कि आज क्या तारीख है, जिस पर वो जवाब देती है 31 अक्टूबर।
क्योंजिन भागकर खिड़की की तरफ जाती है और वहाँ उसे वही कागज का बना प्लेन दिखाई देता है। यानी कि आज ही का वो दिन है जब म्यूंग की आत्मा धरती छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली है। क्योंजिन अपने घर आती है तो देखती है कि चारों तरफ तेज हवाएं चल रही हैं। घर के सारे पर्दे इधर उधर लहरा रहे हैं। वो उन बहती हवाओं में अपने प्यार को महसूस करने लगी थी, जैसे कि वो कोई और नहीं बल्कि म्यूंग ही है। वो हवाओं का रूप लेकर उससे मिलने आया है। अचानक से हवा रुक जाती है और उसके पीछे म्यूंग सच में खड़ा होता है, जिसे वो चाहे तो छू सकती थी, बात कर सकती थी। म्यूंग कहता है, लो तुम्हारी दुआ कबूल हुई, मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आ गया, लेकिन अब मुझे जाना होगा। क्योंजिन जाने की बात सुनकर जोर जोर से रोने लगती है। उसके साथ चलने की जिद करती है, जिस पर वो उसे समझाता है कि अभी उसके जाने का वक्त नहीं आया, उसे अभी और जीना है। तुम्हें मैं दोबारा मिलूंगा किसी और शख्स के रूप में, तुम बस मेरा इंतजार करना, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। ऐसे ही हवा बनकर मैं अपना एहसास दिलाऊंगा। जिसके बाद वो अचानक एक तेज रोशनी में गायब हो जाता है। कहानी के आखिरी में हम देखते हैं कि ड्यूटी के समय क्योंजिन के नाम पर एक बुक आती है। ये वही बुक थी जो म्यूंग उसे देने वाला था। बुक में म्यूंग की कॉलेज टाइम की फोटोज हैं, जिसमें पीछे क्योंजिन अपने दोस्तों के साथ खड़ी है। तभी उसके कानों में म्यूंग की आवाज सुनाई देने लगती है, जो कहता है, मैंने कहा था ना, मैं दोबारा तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। लो आज मैं तुमसे मिलने वाला हूँ। जिसके बाद क्योंजिन भागकर उस शख्स का पीछा करने लगती है जिसने ये किताब पहुँचाई थी, और वो उसे मिल भी जाता है। फिर दोनों को ही म्यूंग की आवाज सुनाई देने लगी, जो उन दोनों की कहानी बयां कर रहा है। और ये कहानी इसी के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।